मैं हूं पर्वत निगवाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस साइकिल, है ना। तो हम आज स्ट्रेस साइकिल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना। उनकी कौन कौन सी स्टेप होती है, ठीक है ना। तो हम आज उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके अलग अलग स्टेज के बारे में हम पढ़ें। तो आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस साइकिल, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस साइकिल, है ना। तो इसे हिंदी में ऋतु चक्र भी बोलते हैं या फिर मत चक्र भी इसे बोलते हैं, है ना। तो पहली चीज़ है इसकी डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन क्या है? जनन तंत्र में होने वाले चक्रीय क्रियात्मक बदलावों को जो कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराया जाता है, जिसे ऋतु चक्र कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो स्ट्रेस साइकिल होती है उसमें चक्रीय क्रियात्मक बदलाव होता है ना। जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल या फिर फीमेल, है ना। तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होता है, चक्रीय क्रियात्मक बदलाव, है ना, चक्र, है ना। तो ये है ना कंटिन्यू एक के बाद एक समय अंतराल पे चलती रहती है ना। तो पुनः है ना उसी निश्चित समय अंतराल के बाद, है ना, मतलब निश्चित समय पे पुनः दोहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? ऋतु चक्र, है ना। तो इसके है ना मुख्य 4 भागों में इसे विभाजित किया है। इसको है ना मुख्य 4 भागों में विभाजित किया गया। तो फर्स्ट इनके है ना 4 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग है इसका प्रोस्ट्रस। कौन सा भाग है? प्रोस्टर। दूसरा होता है स्ट्रेस, तीसरा होता है मेटास्ट्रेस और चौथा होता है डाइस्ट्रेस, है ना। तो 4 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा मेटास्ट्रेस और चौथा डाइस्ट्रेस। तो हम पढ़ने वाले आज अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्ट्रेस, है ना। तो प्रोस्ट्रेस किसे बोलते हैं ना। तो हम प्रोस्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोस्ट्रेस क्या होता है कि यह मत की पहली अवस्था है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, फर्स्ट फेज है जिसको बोलते हैं प्रोस्टर, है ना। तो ये प्रोस्टर है ना फर्स्ट या फिर पहली अवस्था है। इस अवस्था में मादा पशु एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रभावित होकर निम्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि जो प्रोस्ट्रेस होते हैं उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फॉलिकल्स यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होती है और फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। इसीलिए इस अवस्था में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और अनेक प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब इसके निम्न लक्षण होते तो वही लक्षण हम पढ़ने वाले हैं, लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो हम फर्स्ट लक्षण देख रहे हैं। फर्स्ट लक्षण में क्या होता है, जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है ना। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, मतलब सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, जिसके कारण जनन अंग की म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, कहाँ की? जनन अंग की म्यूकस मेम्ब्रेन गहरे गुलाबी रंग की दिखाई देती है। मतलब जब सर्कुलेशन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो कैसे दिखाई देती है? गहरे गुलाबी रंग की दिखाई देती है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की? मादा जनन तंत्र की। और दूसरा सिम्टम क्या होगा, मादा जनन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो भी तंत्र मादा जनन तंत्र होता है, जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। और क्या होता है, फॉलिकल्स में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें है ना मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ओवरी के अंदर है ना क्या होता है, ओवरी के अंदर है ना कुछ और इस प्रकार होती है और धीरे धीरे है ना फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे है ना इसकी वृद्धि है ना क्या होता है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार है ना जो फॉलिकल्स की वृद्धि है ना, इस प्रकार धीरे धीरे ओवरी के अंदर ये क्या है, फॉलिकल्स है ना। तो ये फॉलिकल्स यहाँ से एक मैच्योर फॉलिकल होता है और धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाती है या फिर उसका शेप बढ़ता ही जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, ग्राफियन फॉलिकल का।
है ना। तो इसकी फॉलिकल्स की वृद्धि बढ़ जाती है तथा कार्पस ल्यूटियम क्षय हो जाता है। जब यहाँ पे जब ग्राफियन फॉलिकल के बाद में ओवम रिलीज हो जाता है तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट हो जाता है, जिसका है ना क्या होता है, धीरे धीरे इसका क्षय होने लग जाता है। इसके बाद में है थर्ड, यूटरस। थर्ड पॉइंट क्या है, यूटरस की रक्त भित्तियों में, यूटरस की रक्त भित्तियाँ जो होती है जिसमें क्या होता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। अब यूटरस के अंदर रक्त प्रवाह, यूटरस के अंदर भी कुछ अलग बदलाव होते हैं। जैसे यूटरस का काम क्या होता है, बेबी जो भी भ्रूण है उसको मेंटेन करने का काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर रक्त प्रवाह वहाँ बढ़ जाता है तो प्रॉपर जो भ्रूण है या फिर जो झाइगोट है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और नई एवं क्या होता है, न्यू लेयर का निर्माण होने लगता है ना। क्या होता है, यूट्रस के अंदर भी एक दो लेयर होती है, एक बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। तो फंक्शनल लेयर का निर्माण धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही यूट्रस में म्यूकस स्त्राव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साथ में क्या होता है, कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड यूट्रस के अंदर पाई जाती है, जिससे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन, है ना। तो इसमें है ना धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। तो अगले हम स्टेज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईस्ट्रस, है ना। अगली जो स्ट्रेस साइकिल पढ़ने है उसका दूसरा पॉइंट क्या है, जो हम फर्स्ट भाग देख रहे थे अभी प्रो स्ट्रेस देख रहे थे, इसके अब सेकंड वाला भाग है स्ट्रेस, है ना। तो हम स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। तो अगली स्टेप है स्ट्रेस, है ना। तो हम स्ट्रेस पढ़ने वाले थे। पहले हमने जो फर्स्ट फेज था वो प्रो स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेस, है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, फॉलिकल्स धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता ही जाता है, जिसके फलस्वरूप है ना मत के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, है ना। मतलब इस अवस्था में है ना जो मत के सिम्टम होते हैं ना वो शो होते हैं, जैसे कि आंतरिक रूप से यूट्रस एवं सर्विक्स में म्यूकस का स्त्राव बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, इंटरनल जो यूट्रस के अंदर है ना, सर्विक्स एंड यूट्रस के अंदर क्या होता है, म्यूकस में जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अधिकांश पशुओं में इसी अवस्था में अंडोत्सर्जन होता है। मतलब यहाँ पे क्या फॉलिकल्स डेवलप हो जाती है और ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या हो जाता है, ओवम का रिलीज हो जाता है। मतलब इसी अवस्था के अंदर अधिकतर पशुओं में क्या होता है, अंडोत्सर्जन हो जाता है, मतलब ओवम का रिलीज हो जाता है। साथ ही परंतु मतलब अधिकांश पशुओं में क्या होता है, अंडोत्सर्जन हो जाता है, परंतु केटल में मत के 12 से 14 घंटे बाद इन दोनों मतलब केटल के अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्जन के समय कितना होता है, इसे है ना स्ट्रेस के लगभग 12 से 14 घंटे बाद में अंडोत्सर्जन होता है। इन दोनों अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, फॉलिकल फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों अवस्थाओं को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, फॉलिकल्स का निर्माण होते रहता है और क्या अंडोत्सर्जन होता है। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं को क्या कहते हैं, फॉलिकल अवस्था भी कहते हैं। हम अगली स्टेप पढ़ने वाले हैं अगली स्टेप पढ़ने वाले हैं मेटास्ट्रेस, है ना। थर्ड लेयर मेटास्ट्रेस, है ना। तो मेटास्ट्रेस इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में अंडोत्सर्जन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम का स्त्रावण होता है तथा मादा जनन अंगों में म्यूकस स्त्रावण घटने लगता है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, अगली दो जो फेजेस पढ़े थे प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस, है ना, उनमें क्या हुआ था, फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा था और एक मैच्योर फॉलिकल्स का निर्माण हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल्स का, और अंडोत्सर्जन उन फेजों में हुआ था। तो अब है ना जैसे अंडोत्सर्जन होने के बाद में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है।
और उन्हीं कार्पस ल्यूटेम से क्या होता है, कार्पस ल्यूटेम का डेवलपमेंट होना, मतलब स्त्रावण होने लगता है और मादा जनन अंगों में म्यूकस का स्त्रावण घटने लगता है। मतलब जो मादा जनन तंत्र से जो स्त्रावण निकल रहे थे उन म्यूकस का क्या लेवल थोड़ा कम हो जाता है या फिर म्यूकस का लेवल घटने लगता है। वो बाहरी म्यूकस मेम्ब्रेन हल्के पीले रंग की दिखाई देती है, पर जो बाहर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ना वो हल्के पीले रंग की दिखाई देने लगती है। साथ ही रक्त प्रवाह जनन अंगों में कम हो जाता है। जो रक्त प्रवाह होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण कैसी पीली रंग की दिखाई देती है म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि रक्त प्रवाह का लेवल थोड़ा कम हो गया है। जो लास्ट फेज है जिसको बोलते हैं डायस्ट्रस, है ना। तो यह स्ट्रेस की लंबी अवस्था होती है। मतलब जो डायस्ट्रस होता है ये क्या है, एक लंबी अवस्था होती है ना। इस अवस्था में यूट्रस की सेल और एवं लेयर में वृद्धि होती है। जो यूटरस होता है ना, इसमें यूटरस में चेंजेस आते हैं, इसके सेल का लेवल और जो लेयर रहती है, जो फंक्शनल लेयर रहती है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जो फंक्शनल लेयर रहती है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। तो इसके बाद में हम तो गर्भाशय की सेल और लेयर का निर्माण होता है। इसके बाद में क्या होता है, सर्विक्स में संकुचन होता है और जनन अंगों में स्त्रावण कम एवं चिपचिपा हो जाता है। तो जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा था वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है और कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्त्रावित ग्लैंड रहती है ना वो सर्कुलेशन वहाँ पे यूट्रस में इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होने के कारण क्या होता है, स्त्रावण कम हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटेम पूर्णतः क्रियाविहीन रहता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटेम रहता है वो क्रिया करने लगता है ना। क्या करता है जो कार्पस, क्योंकि अगले हम 2 लेयर देखे थे उनमें क्या हुआ था, फॉलिकल्स का निर्माण हुआ था और ओवुलेशन हो चुका था। अब क्या होगा, इस अवस्था में जो कार्पस ल्यूटेम है ना वो पूरी तरह से डेवलप होगा और उससे है ना क्रियान्वित हो जाता है या फिर क्रिया करने लगता है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करता है ना। तो कार्पस ल्यूटेम से ही हमारा कार्पस ल्यूटेम से ही जो मादा जनन तंत्र रहता है ना, उसी कार्पस ल्यूटेम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन कार्पस ल्यूटेम से रिलीज होता है। अगर गर्भाधारण होता है तो फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मतलब जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, तो अगर गर्भाधारण हो जाता है तो क्या करता है, जो प्रेगनेंसी होती है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है। और गर्भाधारण नहीं हुआ होता है तो कार्पस ल्यूटेम का क्षय होने लग जाता है। मतलब जो कार्पस ल्यूटेम कुछ इस प्रकार ओवरी प्रेजेंट रहती है, इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। धीरे धीरे है ना क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे है ना, एक मेच्योर फॉलिकल्स बना लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ओम का रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है और ओम रिलीज होता है। उसके बाद में है ना कार्पस ल्यूटेम बनता है। तो ये कार्पस ल्यूटेम यहीं से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी है तो मेंटेन करने का काम करता है और अगर नहीं हुआ तो यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, धीरे धीरे है ना ये कार्पस ल्यूटेम धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाते हैं ना, या फिर इसका क्षय होने लग जाता है और धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पे नई फॉलिकल्स का वापस से निर्माण होना स्टार्ट हो जाता। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा पूरा वीडियो जरूर समझ में आया होगा और इसमें आप लोगों को मैंने स्ट्रेस साइकिल के बारे में चारों फेजेस के बारे में मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।